स्वागत है आपका मेरे चैनल में और हाजिर है व्योमकेश जी आपके सामने एक नया वीडियो टेस्ट 2 का और टेस्ट 1 का क्वेश्चन का सीरीज लेकर के। आज से हम इसमें स्टार्ट किए हैं टेस्ट का जितना भी क्वेश्चन है उसका सीरीज। तो आज आपके सामने हाजिर है। पेपर क्या नाम है, सब लोग को नाम याद होना चाहिए। नाम याद होने से क्या होता है, आपकी छवि अच्छी होगी, भाई सब्जेक्ट से रिलेटेड जानकारी रखता है लोग, ऐसे नहीं तो आपके सब्जेक्ट का भी बदनामी होगा। तो उससे अच्छा है अपने आप को अपडेट रखिए। तो नाम क्या है, पेपर CC5 इंडियन इकोनॉमिक्स इशूज़ एंड पॉलिसी पेपर का नाम। इसमें क्वेश्चन है टेस्ट 1 के लिए। इंडियन इकोनॉमिक्स मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था में नीति आयोग पर एक संबंध है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, स्किप मत करिए, स्किप करिएगा तो आपका इन्फॉर्मेशन छूटेगा। और बहुत अच्छा से समझा रहे हैं, 10 मिनट से 12 मिनट का वीडियो होगा, तो आप शांति से उसको देखिए और सुनिए। 12 से 15 मिनट भी हो सकता है, लेकिन आप इसको सुनेंगे अच्छे से तो आपको कन्फर्म है कि हम याद दिला देंगे, कि याद हो जाएगा आपको। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए लोगों के साथ। जिनके पास नोट्स नहीं है वो भी इसको देखेंगे तो याद हो जाएगा। वीडियो रोक करके भी आप इससे लिख सकते हैं, इसीलिए मस्तिष्क से इसको एकदम अच्छे क्वालिटी में बना रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। नीति आयोग क्या है? तो सामाजिक परिस्थितियों में प्रकृति का नियम है कि बदलाव जरूरी है। हमारे देश के आज़ादी के बाद पहला बार 2015 में 1 जनवरी 2015 को बदलाव की गई। योजना आयोग को पूर्ण रूप से ख़त्म किया गया और नीति आयोग की स्थापना नरेंद्र मोदी, हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री, उनके द्वारा की गई। क्यों की गई भैया? 1948 और 47 के समय का जो नीति चल रहा था, योजना चल रहा था, आर्थिक परिप्रेक्ष्य को सही करने के लिए जो परिस्थितियां चल रही थी उसमें बदलाव ज़रूरी था। चूँकि हमको विश्व अर्थव्यवस्था में प्रतियोगिता के दौर में हम चलने लगे हैं। हम आज 2020 में हैं और यह नीति आयोग के पहले जो योजना आयोग थी वह 1950-48 के आसपास की है। 1950 की स्थिति भारतीय अर्थव्यवस्था और 2020 की जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, दोनों में ज़मीन आसमान का अर्थ है। इसीलिए समकालीन आर्थिक परिवेश से समन्वय स्थापित करने के लिए, मतलब पुरानी नीति नहीं, नई नीति आएगी तो ना नई चीज़ों के साथ हम अपना समन्वय बैठा सके और आगे बढ़ सकेंगे। इसीलिए बाजार के केंद्रीय व्यवस्था के प्रति संवेदनशीलता का संबंध रखना, मतलब मार्केट के हिसाब से, सेंट्रल सिस्टम जो मार्केट का है उसके हिसाब से हमारा नीति रहेगा, तो ही ना हम आर्थिक समृद्धि और विकास की परिकल्पना की बात कर पाएंगे। इसी को देखते हुए भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो आप जानते हैं वो है। अब ऐसा क्यों हुआ भाई, क्यों नीति आयोग को लाया गया? तो योजना आयोग में कमियां देखती गई। जैसे जैसे हम आज़ादी के बाद विकास की परिस्थिति को जन्म देने के लिए, औद्योगिक क्रांति को जन्म देने के लिए, औद्योगिक परिप्रेक्ष्य में अपने आप को विकासशील घोषित करने के लिए, नई नई बाजारी परिप्रेक्ष्य को जो है समझने के लिए योजना आयोग की बहुत सारी कमियों का अवलोकन करना शुरू किया हमने। उसके बाद हमने देखा कि जो योजना आयोग की नीति थी वह नीति प्रासंगिक तौर पर एक समय तक ही अच्छी थी। उसके बाद उसमें कमियां होने लगी, कई सवाल उठने लगे, क्योंकि पुराने सोवियत मॉडल पर आधारित थी योजना आयोग, जिसके वजह से आर्थिक समृद्धि से सामंजस्य बिठाना वर्तमान समय में मुश्किल हो रहा था। आज का दौर परिवर्तन का दौर है। अब 1950 की जो परिस्थितियां थी और 2020 की परिस्थितियां हैं, दोनों में अंतर है। आज तकनीकी परंपरा, मतलब तकनीक के आधार पर, परंपरा के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, स्वास्थ्य के आधार पर, आर्थिक दृष्टिकोण से, ठीक है, हम बदलते जा रहे हैं। सब चीज़ में बदलाव होता है, प्रकृति का नियम है। इसीलिए आज का संकल्पना दौर, माफ कीजिएगा, परिवर्तन का दौर, कोई संस्था या संकल्पना को उस हद तक प्रासंगिक बनाने में असमर्थ था। जैसा कि एग्जाम्पल हम आपको देते हैं कि 2020 के गाने 1948 में नहीं मिल सकते हैं, तो 1948 का जो थ्योरी है वो 2020 में भी काम नहीं करेगा। यही एकदम सिंपल बात है। भविष्य में भी उसकी प्रासंगिकता उतनी बनी रहेगी। मतलब क्या है कि जितना हम आज अच्छे से आपके सामने प्रस्तुत करते हैं वीडियो, हम इससे भी अच्छा अगर प्रस्तुत करेंगे वीडियो, इससे और बहुत अच्छा वीडियो हम अच्छा प्रस्तुत करेंगे, तो मेरा चैनल ग्रो करेगा। लेकिन डिपेंड करता है कि हम अगर उस क्वालिटी में हमेशा इम्प्रूवमेंट लाते रहेंगे, तभी ऐसा हो सकता है। कि अगर हम एक ही मेथड से हमेशा पढ़ाते रहेंगे तो हो सकता है कि एक समय के बाद हम आउटडेटेड हो जाए। ठीक है, इसीलिए समय और परिस्थिति और प्रकृति का नियम है कि बदलाव जरूरी है। इसी बदलाव
ऐसा बदलाव क्यों जरूरी है? क्योंकि जब जिस नीति को बनाया गया उस समय की उस परिस्थिति को उसने पूर्ण रूप से सफलता और विकास की ओर ले गया, लेकिन जैसे जैसे ही समय बदला तो वह नीति पुरानी हो गई। और आर्थिक परिस्थितियों में बदलाव के लिए आवश्यकताओं के अनुसार प्रत्येक संस्था या संकल्पना में बदलाव जरूरी होता है। इसीलिए भारत सरकार ने भी इसी बदलाव की आवश्यकता को महसूस करते हुए आर्थिक समृद्धि के लिए सहकारी संघवाद की अवधारणा, सहकारी का मतलब होता है लोगों का भी इंटरेस्ट इसमें हुआ, ठीक है, और सबकी सामूहिक भागीदारी होनी चाहिए। इस क्रम में सरकार द्वारा योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। इस प्रयास के द्वारा जहां एक और केंद्र राज्य संबंध में बल मिलेगा, मतलब सेंट्रल सिस्टम में योजना आयोग जब था तो क्या करता था, अपने मन से सब चीज़ दे दिया, जिसको मन हुआ जो दिया, जिसको मन हुआ नहीं हुआ। लेकिन आज नीति आयोग यह कहता है कि केंद्र को अगर राज्य से किसी बात पर परामर्श लेना होगा तो दे सकता है नीति आयोग के तहत, ठीक है। और सभी की जो पार्टिसिपेशन है कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए वो भी जरूरी है। आर्थिक विकास जो देश का होगा, देश दुनिया में हमारा पहचान बनेगा, उसके लिए सबकी सहभागिता जरूरी है, केंद्र स्तर पर भी, राज्य स्तर पर भी, और सहभागी कोऑपरेटिव स्तर मतलब लोगों के स्तर से भी। नीति आयोग का स्वरूप क्या है? संरचनात्मक बदलाव को प्राथमिकता देते हुए मतलब स्ट्रक्चरल चेंजेस कर दिया गया। योजना आयोग की जो बातें थी सबको हटा के नया चीज लाया गया, और इसमें जन केंद्रित सक्रियता मतलब सेंट्रल सिस्टम में लोगों का भी इंटरेस्ट होना चाहिए कि हम नीति बना रहे हैं योजना आयोग या नीति आयोग में, तो लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, सकारात्मक पड़ रहा है कि नकारात्मक पड़ रहा है, उससे आर्थिक पहलुओं को बल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इसीलिए इसमें क्या किया गया, जन केंद्रित सक्रिय एवं सहभागी विकास के सिद्धांत को अपनाकर नीति आयोग की संरचना और में प्रशासनिक डेवलपमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव और स्ट्रक्चरल दोनों चेंजेस कर दी गई। इनसे सभी राज्य के मुख्यमंत्री, अब इसमें कौन कौन थे, तो सभी राज्य के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेश के, तो इसमें कौन कौन थे, प्रशासनिक स्वरूप तैयार किए गए। इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल एवं प्रशासकों को स्थान दिया गया। एडमिनिस्ट्रेटर जितने भी थे, क्या बोलते हैं उसको, गवर्नमेंट के जो अधिकारी होते हैं, गवर्नर, वो थे, मुख्यमंत्री थे। और तकनीकी क्षेत्र, आर्थिक समृद्धि में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित किया जा सके, इसीलिए आयोग ने निजी क्षेत्रों के विशेषज्ञों को भी शामिल किया, मतलब प्राइवेट सेक्टर के भी लोग थे, पब्लिक इंटरेस्ट सेक्टर के भी लोग थे, मुख्यमंत्री थे, गवर्नर थे, और बहुत सारे स्पेशलिस्ट थे। सहकारी संघवाद की संकल्पना मतलब कोऑपरेटिव एक सिस्टम को बनाया, फेडरल सिस्टम को बनाया, जिससे देश को हम आर्थिक मजबूती प्रदान करें, ऐसा मेरा भूमिका हो। अब इसके उद्देश्य क्या है, राज्य के सहयोग द्वारा उनके सहयोग प्रदान करना, मतलब इस पॉइंट का मतलब है कि सशक्त राष्ट्र का निर्माण सशक्त राज्यों के सहयोग से सशक्त राष्ट्र की अवधारणा। इसका मतलब क्या है कि केंद्र राज्य को, राज्य केंद्र को, तकनीकी क्षेत्र औद्योगिकी क्षेत्र को, औद्योगिकी क्षेत्र तकनीकी क्षेत्र को, और यह दोनों मिलकर केंद्र को, केंद्र राज्य को, सब लोग मिल करके देश का सहयोग से जो है सशक्त राष्ट्र की परिकल्पना को हम जन्म देंगे, बनाएंगे। दूसरा, नीति आयोग द्वारा जन भागीदारी की अवधारणा, पब्लिक का क्या रोल है, जब नीतियां बनाई गई तो उसमें लोगों को लाभ मिल रहा है कि नहीं, लोगों को सहकारी संघवाद यानी कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो बना उससे फायदा हुआ कि नहीं, और मजबूती से होना चाहिए, ये ना कि हल्का लचर पचर है कि काम हो रहा है कि नहीं। तीसरा है, इस आयोग ने राष्ट्र विकास की योजना और नीतियों को इस प्रकार से निर्धारण करेगा, डिटर्मिनेशन ऑफ पॉलिसी जो होगा उसमें सबको देखेगा कि किसको किसको इससे फ़ायदा हो रहा है, किसको किसको कितना फ़ायदा हो रहा है। इससे जो है हमारा डिफेंस सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम किस तरह से एक दूसरे के साथ समन्वय स्थापित कर रहा है, लोगों की जन भागीदारिता क्या है, इसमें लोग कितना इसमें बढ़ चढ़ कर नीतियों के जो है समर्थन में आ रहे हैं, उनका सोच क्या है, उनका जो विचार क्या है वो आ रहा है। चौथा पॉइंट है, प्रत्येक राज्य था उस राज्य के लोगों को सामाजिक आर्थिक हितों में ध्यान में रखकर नीति आयोग बनाए गए कि जो लोग जहाँ के हैं, इसीलिए राज्य के लोगों को जोड़ा गया, मुख्यमंत्री को जोड़ा गया, गवर्नर को जोड़ा गया, मंत्रियों को जोड़ा गया। क्यों जोड़ा गया कि हर एक राज्य, हर एक क्षेत्र, हर एक लोगों का जो मत है देश के प्रति वो क्या है, और अगर कोई नीति बनाई जाएगी तो सबों को हित में होगा या नहीं होगा। इसीलिए सबको क्या किया गया, नीति आयोग का निर्धारण करेगा, प्रत्येक वर्ग का हित सुनिश्चित कर सकेगा। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का हित का मतलब कि हर एक प्रकार के लोगों को हर एक प्रकार का चीज़ इसमें मिल जाए, ताकि एक पार्ट, मान लीजिए कि देश की कोई समूह है उसको ये बेनिफिट मिल रहा है और कोई ऐसा समूह है जिसको इसको कोई लाभ नहीं है, तो वैसी नीति नहीं बनेगी। नीति ऐसी होनी चाहिए जिससे सभी वर्गों को, सभी बड़े छोटे बूढ़े, औद्योगिकीकरण करने वाले, पूंजीपति, मजदूर, व्यापारी वर्ग, ठीक है, देशभक्त, आर्मी, शिक्षा जगत, स्वास्थ्य जगत, सबको फायदा हो, ऐसा नीति होना चाहिए। नीति क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा अंशकालिक सदस्यों, कभी कभी क्या होता है कुछ छोटे समय के लिए, मतलब कम समय के लिए कोई सदस्य ऐसे बना दिए जाते हैं जिनकी नीति जो है बहुत अच्छा करने लगती है, तो उनकी जो भागीदारी है देश के प्रति
सोच जो है वो वहाँ के नीति आयोग की परिकल्पना का जो एस्पेक्ट है, मतलब लोगों के सामने जो उनका जो उम्मीद है वो बढ़ जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है प्रशासनिक ढांचा। तो प्रशासनिक ढांचा में प्रधानमंत्री है, इनके अध्यक्ष, और प्रधानमंत्री की सलाह पर मुख्य माफ कीजिएगा विशेष आमंत्रण में जो है कुछ निजी क्षेत्रों के विशेषज्ञ भी होते हैं, विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों के। उसके बाद मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल और प्रशासक। उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। पूर्वकालिक सदस्यों की संख्या 5 होती है, अंशकालिक 2। और विश्वविद्यालय के शिक्षक, शिक्षक का अर्थ हो गया प्राध्यापक, यूनिवर्सिटी के चांसलर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, रिसर्च एनालिसिस्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, और 4 केंद्रीय मंत्री होते हैं। और प्रधानमंत्री की प्रधानमंत्री के विशेष नियुक्ति के आधार पर जो है एक सीईओ को तय किया जाता है, जो कि कार्य के संचालन को देखेगा। नीति आयोग की मुख्य भूमिका क्या है, इसका मेन पर्पस क्या है? इसका मेन पर्पस है कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व नीतिगत मुद्दों पर केंद्र तथा राज्य की आवश्यक रणनीति और तकनीकी की सहायता से परामर्श देना, कि हम हमारे देश को राज्य स्तर पर, शहर के स्तर पर, गांव के स्तर पर, क्षेत्र के स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितना मजबूत बना सकते हैं, इसमें सबों की सहभागिता होनी चाहिए। यह पहला उद्देश्य। दूसरा क्या कहता है, यह एक परामर्शदात्री संस्था है, एडवाइजरी बोर्ड की तरह काम करता है, सरकार को एडवाइस करता है कि आप ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए। सिर्फ एडवाइस करता है, लागू नहीं करा सकता है। सॉरी। अब कहता है क्या, नीति आयोग के गठन से पहले सभी मंत्रालयों के बजट का प्रस्ताव, योजना आयोग क्या करती थी पहले देश में, बजट प्रस्ताव रखती थी। मंत्रालयों का बजट अपने पास, किसको कितना पैसा देना है, किसको कितना पैसा नहीं देना है, कितना आवंटन देना है, किस चीज़ में किसको ज़्यादा डेवलपमेंट कराना है, किस में नहीं कराना है। तो इससे त्रुटियां होने लगी। कुछ ऐसे विभाग थे जो बहुत डेवलप कर गए मंत्रालय, कुछ ऐसे सेक्टर्स थे जो बहुत डेवलप कर गए, कुछ में कुछ काम ही नहीं हुआ। तो ऐसी सब जो अनियमितता थी, योजना आयोग की मनमानी थी, वह सब नीति आयोग में नहीं थी। नीति आयोग का कहना है जिसको जितना ज़रूरत है, जिससे उसका विकास हो सके, लाभान्वित हो और लंबे समय तक ऐसी परिस्थितियों का निर्वहन होते रहे, इसीलिए जो है योजना आयोग ने माफ कीजिएगा योजना आयोग के बदले जो है नीति आयोग को जगह मिला। किंतु ये अधिकार अब मंत्रालयों के पास आ गया। पहले योजना आयोग मंत्रालय को पैसा भेजता था, अब मंत्रालय खुद डिसाइड करता है कि हमको किसको कितना पैसा देना। मान लीजिए सड़क परिवहन मंत्री के पास पावर हो गया कि हमको किस रोड को पहले बनाना उसका आवंटन देंगे, किसको बाद में बनाना उसका बाद में देंगे, ऐसा होता है। पहले नहीं होता था, पहले योजना आयोग से पूछना बना देती थी जो रिपोर्ट, उसी पे उन लोग को सिग्नेचर करना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। देश के प्रत्येक राज्य की आर्थिक आवश्यकताएं अलग अलग है। हर एक कंट्री में हर एक सिटी का, हर एक गांव का जो इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है। उसके आधार पर जो है अनुरूप नीति का निर्माण करना, कि बिहार में आर्थिक परिस्थिति का परिवेश के लिए विकास कैसे होगा, झारखंड में कैसे होगा, महाराष्ट्र में कैसे होगा, केरल का कैसा होगा, हिमाचल का कैसा होगा, उसके लिए अलग अलग नीति का बनना। यानी कि जो दिल्ली में चल रहा है वो बिहार में चलेगा, ऐसा नहीं है जाएगा। जबकि योजना आयोग एक जैसी नीतियों को संपूर्ण देश में लागू करेगा। ठीक है, योजना आयोग क्या करता था, सबको एक जैसा करता था। कौवा भी वही लाठी से, भैंस भी वही लाठी से, गधा भी वही लाठी से, शेरों वही लाठी से, ऐसा नहीं था। नीति आयोग केंद्र राज्य संबंधों में मजबूती करेगा। नीति आयोग में जब ऐसी नीतियाँ बनेगी, क्षेत्रगत नीति बनेगी कि बिहार के लिए अलग नीति, आर्थिक नीति हो, स्वास्थ्य की नीति हो, शिक्षा की नीति हो, सुरक्षा की नीति हो, सब अलग अलग बनेगी, तो लोगों का भी तो बल मिलेगा कि भाई लोग, सरकार हमारे हित को देखते हुए नीति बना रही है, तो हमको भी सरकार का सहयोग, इससे केंद्र राज्य संबंध मजबूत होगा। इसके लिए नीति आयोग के अंतर्गत एक नवीन परिषद नामक विभाग की स्थापना करेगी। नीति आयोग सिर्फ नीति नहीं बनाएगी, बल्कि उस नीति का जो कार्यान्वयन है वो हो रहा है कि नहीं, उस पर निगरानी रखेगी। उस पर वो कुछ विचार विमर्श या अपनी प्रतिक्रिया नहीं देगी, सिर्फ नज़र रखेगी होता है कि नहीं, सही से निर्माण रखेगी। निगरानी हेतु नीति आयोग नवीन विभागों की गठन कर दी जाएगी। अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन के साथ आवश्यक दिशा निर्देश भी देगी और डायरेक्टिव प्रिंसिपल को भी ध्यान में रखते हुए डायरेक्शन भी देगी कि कैसे आपको काम करना चाहिए। इम्प्लीमेंट करने के लिए बल नहीं देगी, लेकिन होगा कैसे वो बता देगी। निष्कर्ष के तौर पर यह संस्था जन सहभागीदारी लाभ के लिए है, लोगों को फायदा होगा, वर्तमान समस्याओं पर आवश्यक निर्धारण मिलेगा। भविष्य की सद्भावनाओं को प्रति पारदर्शिता दिखाने के लिए नीति आयोग अपनी नीतियों एवं कार्यक्रमों में इस प्रकार निर्धारण करेगा कि जिससे वर्तमान के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक और प्रौद्योगिकी परिवेश में सुनिश्चित लाभ हो। नीति आयोग की कई बैठकें हो चुकी है और इससे फायदा भी मिलता है। तो नीति आयोग की स्थापना होने से हमारे सारे देश के हर एक अंग का जो है लाभ निश्चित है। तो ये था एक फुल क्वेश्चन। आपको कहीं डाउट होगा तो
कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग व्योमकेश जी। और नेक्स्ट वीडियो फिर कल अगले में आ रहा है, और सबों को शेयर कीजिए जिनके पास नहीं है। बहुत अच्छा से हम ऐसे रखे हैं, आप इसको पढ़ करके भी लिख सकते। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, और वीडियो अच्छा लगे जरूर लाइक कीजिए।